भाषार्जन भाषा अधिगम हर जगह होता है, बस लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग इसको बोल देते हैं, और ज्यादा अंतर नहीं होता। तो वो सारा कंटेंट जो आपके एनसीईआरटी, इग्नू और एनआईएस का और एससीईआरटी बुक्स का कंटेंट एक साथ होना चाहिए, वो पहली बार भाषा का इतना जबरदस्त कंटेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। मेरी क्लासेस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और मेरी क्लासेस के अलावा उन नोट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर पेड वालों को फ्री में मिलेंगे ई बुक्स के अंदर, और बाकी यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो हार्ड कॉपी ले सकते हो। और ये आपका सीटेट का बैच है, जिसमें मैंने कहा हुआ है कि नोटिफिकेशन तक ये आपका डिस्काउंट रहेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो ये बैच फिर आपका हट जाएगा, फिर आपको एक ही लाइव बैच आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दो दो बैच और सेम फीस में मिल सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिट है, यानी इसके बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा कि आपके लैंग्वेज में अभी तक अभी तक आपका सीटेट का जो प्रारूप होता है, तो सीटेट के प्रारूप में आपको दो लैंग्वेज आती है, जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, दो लैंग्वेज आती है, ठीक है। कितनी लैंग्वेज आती है आपके एग्जाम में? दो लैंग्वेज आती है। मान लीजिए कोई हिंदी इंग्लिश ले लेता है, कोई हिंदी संस्कृत ले लेता है, उर्दू ले लेता है। इस बार कोशिश है कि उर्दू के टीचर भी आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है, तो उर्दू वाले बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज आती है 30 नंबर की आपके एग्जाम में अभी तक देखने को मिलती है। 30 एक लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 30 एक के आएंगे। इस 30 में से 15 नंबर में आपको देखने को मिलते हैं गद्यांश और पद्यांश, यानी कि दो पैराग्राफ देखने को मिलते हैं, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये गद्यांश देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक पद्यांश आ जाएगा, यानी कि काव्यांश आ जाएगा। और बाकी 15 नंबर में देखने को मिलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, यहां पर देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज भी जो 30 नंबर की आती है, 15 में दो पैराग्राफ यानी कि गद्यांश काव्यांश, और बाकी 15 नंबर में पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी जो आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी के क्वेश्चन आपके भाषा यानी कि लैंग्वेज से बनते हैं, अच्छे पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब इतना भी स्टैंडर्ड नहीं रह गया जो शुरुआत में इन्होंने पूछे थे, जब पेपर ऑनलाइन आया था, जब अच्छे थे, कई सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो मैंने अलग अलग बुक से ढूंढ कर लिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई नई चीज आती है, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढते हैं कि अच्छा यहाँ से लिया है, अच्छा इस वाले को यहाँ से लिया है, ठीक है। और बाई चांस ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जामिनर कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, इतना डेप्थ में या पता नहीं कौन सी चीज से पूछ लेता, उसका तो समाधान है नहीं फिर, ठीक है। तो अगर कभी आपके एग्जाम में कोई ऐसा एक क्वेश्चन टकरा जाए, उसको छोड़ देना, बाकी पूरे नंबर पर फोकस करना। अदरवाइज जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपनी क्लासेस में भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, या पेड बैच के अंदर आप लोग सर से पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होने वाली है आपकी भाषा के अंदर। अब देखिए भाषा के अंदर जैसे मैंने शुरुआत करी, आप लोग दो लैंग्वेज लेते हो, अच्छा कौन सी दो लैंग्वेज लोगे भाई? कमेंट बॉक्स में अपना बताना, कौन सी दो लैंग्वेज आप लोग लोगे? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कौन सी दो लैंग्वेज आप लोग लोगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी लैंग्वेज जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए दो लैंग्वेज के अंदर मैंने कहा कि शुरुआत में आपके ये जैसे 15 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश दो पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। ऐसा आपको एक पैराग्राफ पहले दिया होगा, इस पैराग्राफ को आपको यहां पर पढ़ना होगा, और फिर इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है ना, जो ग्रामर होती है यानी कि जो व्याकरण होती है, वो अलग से एग्जामिनर नहीं पूछता। जो ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी गद्यांश काव्यांश यानी कि इन्हीं पैराग्राफ में से आपको देखने को मिलते हैं। जैसा आपके सामने कोई पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, जैसा आपके सामने पैराग्राफ यानी कि गद्यांश दे दिया, अब आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब इसी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिकता, स्वतंत्रता ये आवश्यक यहाँ पर है, मतलब आप इसका ऐसा आंसर दे दोगे। ये तो बहुत इजी आता है, आप आराम से इसको पढ़कर दे दोगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी का भी क्वेश्चन इसी से पूछा गया। अब देखें यहाँ पर जो लैंग्वेज के अंदर जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और वो इन्हीं पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछ लिया? अब पूछ लिया संस्कार शब्द से क्या विशेषण बनेगा। अब ये संस्कार शब्द की बात उस गद्यांश के अंदर हो रखी है, तो इससे विशेषण आपको बनाना है, तो संस्कारी बनेगा, संस्कारता बनेगा, संस्कारित बनेगा, संस्कृत। तो संस्कार शब्द से विशेषण क्या बनेगा कि वो संस्कारी बनेगा। उसी प्रकार से परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? इन दो टुकड़ों शब्द एक शब्दों का यहाँ पर टुकड़े क्या होंगे? दो टुकड़े क्या होंगे? तो परम आवश्यक का बनेगा परम प्लस आवश्यक, क्या बनेगा? परम प्लस आवश्यक यहाँ पर बनेगा। तो आपको संधि संधि विच्छेद यहाँ पर आना चाहिए, आपको क्रिया आना चाहिए, विशेषण आपको आनी चाहिए, आपको संज्ञा यहां पर आनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन अगला आपसे पूछ लिया प्रत्यय से संबंधित कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। जीवनता कुछ नहीं बनेगा, आवश्यकता इसमें कर देंगे तो आवश्यकता बन जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। अगला क्वेश्चन फिर आपका गद्यांश से पूछ लिया, तो ये आपके दो पैराग्राफ आते हैं, ऊपर आपका गद्यांश चला गया, अब नीचे आपका पद्यांश यानी कि काव्यांश आ गया, यानी कि आपके सामने एक कविता आ गई, एक पोएट्री आ गई।
ठीक उसी पोएट्री को, इस कविता को, इस काव्यांश को आपको समझना है, ठीक है। और इस समझने के बाद फिर इसका आंसर देना है कि रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो जिसने इस कविता को एक बारी में अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, समझा होगा, वो इसका आंसर आराम से यहां पर दे देगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से संबंधित पूछे गए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन कैसे बनता है कि जल प्रपात का सामयिक विग्रह क्या होगा, यानी कि जल का प्रपात, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आपके सामने कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो लैंग्वेज आती है, ठीक है, चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे आपकी लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों में 15-15 नंबर के क्वेश्चन, गद्यांश और काव्यांश, यानी कि 2 पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अभी तक अलग से कोई आपके ग्रामर की चीजें नहीं पूछी जाती। जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पैराग्राफ में से कोई चीज आपके ग्रामर से संबंधित पूछ लेता है। तो आपको समास, प्रत्यय, आपके क्रिया विशेषण, आपके संधि विच्छेद, आपके अलंकार, ये बेसिक ग्रामर आपको आना जरूरी है। अगर बेसिक ग्रामर नहीं आएगी ना तो कम से कम अपने एग्जाम में 7-8 नंबर का नुकसान आप लोग करवा लोगे, और बहुत आसान होती है अभी तक के पैटर्न के हिसाब से, जब तक आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ जाता, ठीक है। अब बाकी के बारे में हम लोग बात करते हैं जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। किसके? अब हम लोग बात करते हैं जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने बता दिया 15 नंबर इस लैंग्वेज में बनेंगे और 15 इसमें बनेंगे। तो आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा क्योंकि दोनों लैंग्वेज के अंदर सेम ही चीज आती है। बस मैंने कहा कि भाषा का अंतर होता है, कोई चीज यहां पर हिंदी में लिखी हुई है यही आपको पंजाबी में, उर्दू में, संस्कृत में या इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। बाकी कंसेप्ट सब सेम होते हैं, बस भाषा का तरीका आपका अलग रहता है, ठीक है। ये वाली बात आप समझ गए, यानी कि कंसेप्ट चैप्टर आपके सेम होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, सेम ही चीज होती है। बस कोई चीज आपके हिंदी में पूछ ली जाती है, कोई आपके इंग्लिश संस्कृत वगैरह में आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन के ऊपर आपसे यहां पर बात करता हूं, ठीक है। इनके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पेडागोजी का आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आपके एग्जाम में शुरू से ही पूछे जाते रहे हैं, जब से 2011 से लेकर अभी तक का आपका पेपर हुआ है। इंग्लिश में आप लोग इसको लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग बोल सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरी भाषा में भी आप इसको अपनी भाषा के अनुसार यहां पर बोल सकते हो। तो भाषा अर्जन जिस भाषा को प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख लेता है, और भाषा अधिगम जिसको सीखने के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़ती है, लाइक आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, किताबों की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो भाषा अधिगम के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताने की भाषा अधिगम के बारे में सही कौन सा है कि भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। देखिए भाषा अधिगम आपका पाठ्य पुस्तकों से, टेक्स्ट बुक से होता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन केवल टेक्स्ट बुक से नहीं होता। टीचर भी तो चाहिए आपको, इसके रूल भी तो पता होने चाहिए, ठीक है। भाषा अधिगम यानी जो दूसरी भाषा होती है, मान लीजिए हमारी पहली भाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा पहली भाषा हिंदी है, हमें दूसरी भाषा सीखनी है, लाइक हमें दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, उर्दू हमें दूसरी भाषा सीखनी है। तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए उसका टीचर भी चाहिए, उस भाषा के नियम पता होनी चाहिए, उस भाषा की हमें टेक्स्ट बुक भी पता होनी चाहिए। तो भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, पठन के माध्यम से होता है, ये वाली बात गलत है। अगर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से होता है तो सही हो जाती, केवल नहीं होना चाहिए था यहां पर आपका, ठीक है। दूसरा आपके सामने कहता है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा परिवेश जहां पर भाषा बिखरी हुई आपको देखने को मिलती है। जैसा आप लोग अपने घर के बाहर देखते हो, बहुत सारे आपके दुकानों के पोस्टर बने होते हैं, मिठाई भंडार, फलाना भंडार, ठीक है, फलाना कपड़ों की दुकान, या साइन बोर्ड बने होते हैं, या ऑटो के पीछे, गाड़ियों के पीछे, बाइक्स के पीछे आपके नेम प्लेट बनी होती है, नाम लिखा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हर जगह आपको भाषा देखने को मिलती है। तो जब बच्चा इन अलग अलग भाषाओं को, इन अलग अलग सिंबल्स को, प्रतीकों को यहां पर देखता है तो उसकी भाषा और बढ़ोतरी होती है भाषा में। तो ऐसा प्रिंट रिच एनवायरमेंट यानी कि मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम कैसा होगा, वो त्वरित होगा, तेज गति से होगा। मान लीजिए आप हिंदी भाषा जानते हो और आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर चले गए, विदेशी कंट्री के अंदर चले गए, तो वहां पर आपको जितने भी चीजें लिखेगी वो इंग्लिश में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जितने वर्ड्स आप लोग देखते जाओगे उतनी ज्यादा उस भाषा को आप लोग यहां पर सीखते जाओगे। तो प्रिंट रिच एनवायरमेंट से भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग बहुत तेज स्पीड से यहां पर आपको देखने को मिलता है। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते तो भाषा अर्जन, भाषा अधिगम हर बार आते, इस बार भी आ गया, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इससे पहले आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि रोना, कुंजन करना यानी कि कुइंग करना, बबलिंग यानी कि बबलाना, ये भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के किस चरण, किस अवस्था के उदाहरण है। अब देखिए भाषा विकास यानी कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग अवस्थाओं से होता है। जैसे जन्म के बाद बच्चा पहले रोता है, फिर कुइंग यानी कि अनुकुंजन करना शुरू करता है, बबलिंग बबलाना शुरू करता है, एक शब्द सीखना शुरू करता है, 2 शब्द सीखना शुरू करता है, फिर टेलीग्राफिक स्पीच यहां पर बच्चा सीखता है।
इस प्रकार से उसका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। तो ये जो यहां पर आपके सामने खाली रोना, कुंजन और बबलाने की यहां पर बात होगी, ये भाषा विकास के किस चरण के अंदर आते हैं? भाषिक नहीं, ये भाषा बोलने से पहले के चरण है, जहां पर बच्चा अपने ध्वनियों के माध्यम से यहां पर सीख रहा होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा पूर्व भाषिक। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पूर्व भाषिक। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है। और देखिए, मैंने आज आपके सामने एक पेपर लिया है जो आपका पिछला सीटेट का एग्जाम हुआ था। बाकी के जब आप दूसरे पेपर को उठाओगे तो आप लोग देखोगे कि यार लगभग ज्यादातर चीजें सेम ही पूछी गई है, या प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही पूछी गई है, और कुछ क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछा है, लैंग्वेज को चेंज करके पूछा है, बट कंसेप्ट आपके सेम एज इट इज वही यहां पर बने हुए। ठीक है, ये वाली बात आप लोग समझ गए। अब इसको ज्यादा मजा सा भी नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्यों? बार बार चीजें सेम रिपीट पूछी जा रही है ना, तो मुझे भी होमवर्क करने का मौका कम मिल रहा है। जब नई चीज पहली बार इस प्रकार की भाषा लैंग्वेज आई थी, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपके सामने इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो बड़ा मजा आया था यार। यार नए कंसेप्ट पूछिए, ये अच्छा भाषा का क्वेश्चन है यार, बड़े कठिन शब्द एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आया था। और हर बार मैंने नई नई चीज अपडेट करके अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज से कंटेंट इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया। और इतना मैं जरूर भरोसा दिलाता हूं, जो बच्चा मेरे यहां से सही से पढ़ा था उसको भाषा में कभी दिक्कत हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेंट उसको ऑथेंटिक यहां पर मिला है, जो मैंने यहां पर दिया था। अब देखते हैं इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सेम चीज आई तो आपके मजे ही है, फिर वही चीज आनी है। अगर नई चीज आ गई तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर बैठा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गर्वित है अपनी क्लासरूम में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसको बुलाते हैं तब वह क्या काम करता है? दूसरी भाषा बोलना शुरू कर देता है। तब वह तुरंत क्या काम करना शुरू कर देता है? तब वह तुरंत अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में बात करना यहां पर शुरू कर देता है। तो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है, तो यहां पर आपको बताना है कि यह किसका उदाहरण है। देखिए, यह किसका उदाहरण है? कोड मिक्सिंग। देखिए, कोड मिक्सिंग नहीं करा। कोड मिक्सिंग का मतलब है जब दो भाषाओं को आपस में मिला रहा है, पहले हिंदी बोला, इंग्लिश बोला, फिर हिंदी बोला, फिर इंग्लिश बोला। यहां पर तो अपने सहपाठियों से, दोस्त यारों से हिंदी में बोल रहा है और हिंदी के बाद तुरंत वो इंग्लिश में जा रहा है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा कोड स्विचिंग। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कोड स्विचिंग बोला जाएगा। आंसर फोर्थ यहां पर आपका सही हो जाएगा। बार बार आपके कोड मिश्रण और कोड स्विचिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी कोई बड़ा धुरंधर वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी से संबंधित नहीं है? अब देखिए, मैंने कल सीडीपी का पेपर का एनालिसिस कराया था, आप लोगों ने सभी वो देख लिया होगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने कल वाला सीडीपी का पेपर एनालिसिस नहीं देखा, जरूर जाके उसको देख लेना। जैसे मैंने कहा था कि जैसे वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है या पियाजे का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो आपको लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिलते हैं, भाषा में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भाषा पर दोनों ने अपने अपने विचार यहां पर दिए थे। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में, कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति में भाषा के माध्यम से इंटरेक्ट करके अपना विकास यहां पर करता है। तो कौन इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव आपको पूछा है। तो समाज में अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में यहां पर आपके बात करी थी किसने? वाइगोत्स्की ने। सहारा देना है यानी कि स्कैफोल्डिंग, इसके बारे में भी बात करी थी। लेकिन भाषा अर्जन उपकरण यानी कि एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात आपके किसने करी थी? नोम चोम्स्की ने करी थी। किसने करी थी? नोम चोम्स्की ने यहां पर करी थी कि बच्चा अपने आप ही किसी भाषा को सीख लेता है, भाषा को अर्जित यहां पर कर लेता है। तो कौन सा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एलईडी। अब बताओ यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर एग्जामिनर ने पूछा। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिससे आपको प्रॉब्लम आए? नहीं थी कोई भी ऐसी चीज। अभी तक मुझे एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं दिखा, और इस पूरे पेपर में ढंग का क्वेश्चन नहीं दिखा भाषा पेडागोजी का, जिसको पढ़ने के बाद लगे हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छा आया था। ठीक है, बाकी के दो शिफ्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन थे, हाँ यार इसमें थोड़ा अच्छा लगा, या थोड़ा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट पिछले सीटेट में भाषा में ऐसा नहीं आया। ये कह सकते हो हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त थी, हमारे पास कंटेंट बहुत जबरदस्त था, जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं हुई, इस वजह से हमें ये अब दिक्कत नहीं लगती। ठीक है, अगर सेम चीजें रही तो आपको घबराने की कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बताऊंगा बस उसको कर लेना। ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी भाषा पेडागोजी में, यानी दो लैंग्वेज जो आप लोग अपने एग्जाम में लेते हो। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम या कह सकते हो सिलेबस अधिगम प्रतिफल, यहां पर बात हो रही है लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, उसके बारे में उल्लेख करता है
जिसका तात्पर्य क्या है, अब देखिए लर्निंग आउटकम्स मैं कई बार बता चुका हूं, जब मेरी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो मैं सब आपको बता दूंगा लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, कैसे प्राप्त यहां पर किए जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में क्या उल्लेख करता है, ठीक, तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में क्या उल्लेख करता है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, जी नहीं, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। देखिए इससे बच्चों के, स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब ये मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद मैं देखूंगा बच्चों को कितने लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हुए, यानी ये क्लास खत्म होने के बाद बच्चों के कितने नंबर आए और नंबर आने के बाद कितना उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, ये लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से पता चलता है। लर्निंग आउटकम्स मेरे दिल के करीब है, क्यों, क्योंकि जब मुझे एक जगह गवर्नमेंट जॉब मिली थी तो मुझे आज भी ध्यान है 2018 के अंदर मेरी सबसे पहली जो ट्रेनिंग हुई थी वो लर्निंग आउटकम्स की हुई थी, अधिगम के प्रतिफल, आज भी ध्यान है, 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, बोरियत भी हो गई थी बट लगा था हाँ भाई ठीक है कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स उस टाइम पर नया नया आया था और जॉब के बाद कई सारी ट्रेनिंग्स होती है, उनका इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर आपको स्कूल में जाकर चीजें करानी भी होती है। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, लर्निंग आउटकम्स हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना, ये किसका उदाहरण है, बताओ भाई, अपनी फोन की कॉल डिटेल्स में या कॉन्टेक्ट्स में किसी का नंबर आप ढूंढ रहे हो, तो ये किस प्रकार के पठन का यानी कि रीडिंग का एग्जांपल है। तो पठन के कई सारे प्रकार होते हैं, इसमें से यहां पर आपके सामने 2 प्रकार दे दिए, क्या है, एक है स्कैनिंग यानी कि बारीकी तौर पर पठन करना स्पेसिफिक जानकारी के लिए, एक है सरसरी तौर पर पठन यानी कि स्किमिंग यानी कि ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ना, जल्दबाजी में पढ़ना। तो यहां पर आपको फोन नंबर ढूंढना है किसमें से, अपने संपर्क सूची में से, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से। तो क्या काम करोगे, यहां पर बारीकी से पठन करोगे यानी कि स्कैनिंग करोगे ताकि जिसका नंबर ढूंढना है उसी का नंबर मिला सके, पता चला जल्दबाजी में किसी और का नंबर यहां पर मिली है। तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, हर बार आते हैं पठन के 4 प्रकार आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं, उसमें से 2 आपके सामने यहां पर अभी आ गए, कोई नई चीज नहीं है अभी तक भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, नजर डालते हैं कि बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्चुअल में नए शब्द बना देने का क्या परिणाम हो सकता है। अब देखिए आपको पता होगा कि जो आपके सामने लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कठिन आ रहे हैं, हार्ड शब्द आते हैं यानी कि कठिन शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कठिन शब्द आपको अपने एग्जाम में यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इन कठिन शब्दों का जब तक आपको अर्थ पता नहीं होगा तो आप उसका आंसर कैसे निकाल पाओगे, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको कठिन शब्दों के बारे में उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। लेकिन आपने क्या काम करा कि नए शब्द या कह सकते हो आपके लिए जो कठिन शब्द आ रहे हैं सीटेट के एग्जाम में, आपने उसको मना कर दिया और आपने क्या कहा कि संदर्भ में नए शब्द दे दिए कि भाई जो पहले कठिन शब्द आ रहे थे वो तो ठीक है बट हम आपको नए शब्द दे रहे हैं जो सीटेट के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आधारित है और कुछ अपनी तरफ से दे रहे हैं कि हाँ ये इन कंसेप्ट पर नए शब्द आ सकते हैं, लेकिन संदर्भ पर यानी कि कॉन्टेक्चुअल है यानी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इधर उधर के कुछ भी नहीं दे दिए कठिन शब्द कि भाई कठिन है तो कुछ ही उठा के दे दो। तो एग्जाम से रिलेटेड होने चाहिए, संदर्भित होने चाहिए। तो इसको देने का क्या परिणाम हो सकता है, बच्चों को भ्रमित करना नहीं, भ्रमित करने के लिए नहीं है, भ्रमित तो तब करेंगे जब हम गैर संदर्भित करेंगे। संदर्भित अगर आप दे रहे हो तो उसमें बच्चा भ्रमित नहीं होगा, बच्चा अपने ज्ञान का और विस्तार ज्यादा से ज्यादा करेगा। दूसरा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, नए नए शब्द हो गए, ये आपका कंसेप्ट हो गया, इसकी बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। याद करने को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही समय की बर्बादी करेगा। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सब चीजें सेम रही तो आपको ऐसे कठिन शब्द और भी मैं ज्यादा दूंगा। मैंने आपको अपनी सीटेट की बुक्स यहां पर दे रखी है, कठिन शब्द दे रखे हैं, अपडेट करके और भी यहां पर आपके लिए दे दूंगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहना। जैसे अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर आ गया, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखन यानी कि राइटिंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत यानी कि कहानी यानी कि घटना यहां पर सुनाता है, नैरेटिव यहां पर सुनाता है। तो देखिए ये क्या व्याख्यात्मक लेखन है, कोई व्याख्या कर रहा है, जी नहीं। क्या वर्णनात्मक लेखन है, डिस्क्रिप्टिव है, लिख रहा है, जी नहीं। क्या यहां पर आपका प्रत्ययकारी है, जी नहीं। ये वर्णनात्मक लेखन है, यानी कि जब आप किसी कहानी या घटना को लेखन के माध्यम से बताते हो। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, आपने कहा कि अरे यार कल मुझे सचिन सर मिल गए थे, मैंने पूछा एग्जाम कैसे पास होगा, अभी हम सीटेट की तैयारी करें, उन्होंने कहा पहले पेपर एनालिसिस देखो, फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने दो, फिर मैं सारी तैयारी आपका करा दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी कि बेटा तू इस बार टॉप करेगा यहाँ पर। तो ये लेख लिखकर अपनी कहानी अपनी घटना को यहाँ पर बता रहा है, कौन बता रहा है,
खुद, जिसमें लेखक खुद है, और लेखक कौन है? वो बच्चा जो मुझे यहाँ पर मिला। तो जब किसी कहानी या घटना के बारे में यहाँ पर लेखन के माध्यम से बताता है तो ये वृत्तांत लेखन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए भैया आप लोग इसके बारे में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, आप चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, अपने दोस्त यार को, जो भी आपके आसपास में लोग हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की या भी सीटेट के एग्जाम की तैयारी करा, उनको बता देना कि क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली सचिन सर के पास, वहां से पढ़ो और पास करके आगे निकलो या अपने आगे जॉब लो। ठीक है, तो पार्टिसिपेट आप लोग उनको ज्यादा से ज्यादा कराइए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो अगर आप क्लास में बच्चों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट यहां पर करवाना चाह रहे हो तो इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का यूज करोगे? तो देखिए, मैंने अभी किसी विधि का यूज करा, मैंने आप लोगों से डिस्कशन करा, चर्चा करी कि भाई उनका एग्जाम भी पास हो जाएगा, फायदा यहां पर उनको हो जाएगा। आप कहोगे सर आप क्या क्या उनके लिए दोगे? तो मैं कहूंगा भाई क्लासेस दूंगा, ठीक है, एमसीक्यू दूंगा, चैप्टर वाइज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर दूंगा, हर चीज आपको मिलेगी जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए। तो डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि आपकी हो जाएगी जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रतिभा यानी कि पार्टिसिपेट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन मेथड भी नहीं होता, ना सास और कव्य पाठ होता, ना कोई आदर्श पठन होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है कि एक श्रोता यानी कि सुनने वाला किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरण को, यानी कि जो छोटे छोटे विवरण होते हैं उनको सुनता है, तथा समश्रोतीय शब्द जो एक ही भाषा से उत्पन्न शब्द है और या फिर जो शब्द क्रम है, तो शब्द क्रम में जो प्रतिमान मॉडल्स यहां पर है उनकी पहचान करता है। तो इस सुनने की प्रक्रिया में इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? क्या इसे यहां पर आपका बॉटम अप प्रक्रिया जाना जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बॉटम अप प्रक्रिया और आपकी टॉप डाउन प्रक्रिया, ये दो प्रक्रियाएं आपके सीटेट के यानी कि लैंग्वेज के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। बॉटम अप प्रक्रिया यानी कि बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जब कोई व्यक्ति यहां पर किसी चीज को समझता है या अधिगम यहां पर करता है, जैसे सुनने वाले ने किसी बात को सुना और सुनते समय छोटे छोटे विवरणों को सुना, यानी कि पहले इसको सुना, फिर इसको सुना, फिर और इसको सुना, फिर समश्रोतीय शब्द और शब्द क्रम की पहचान करी, इनकी यहां पर पहचान करी। तो इस प्रकार से वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम से अप की ओर यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका बॉटम अप प्रक्रिया हो जाएगी। आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर दे रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, डिस्काउंट आपका जो है नोटिफिकेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने तक है तभी तक आपका ये डिस्काउंट है, ठीक है। फिर आपको एक ही बैच मिलेगा, ये वाला बैच आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सर यूपी टेट की क्लास भी चलाइए, उपासना भी उसको कंफर्म तो हो जाने दो, जनवरी की डेट दे रखी है इन्होंने, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। और मैं कह रहा हूँ सीटेट का एग्जाम पास कर लो, यूपी के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि वहां पर यूपी टेट या सीटेट में से कोई सा भी आप एक लगा सकते हो। तो इसके तो एग्जाम डेट भी आ गई और ये टाइम पर भी करवा लेगा आपका। यूपी टेट की अभी आपको बताया कि थोड़ी स्थिति डामाडोल यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया और उसका जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा करा दूंगा। कोई ज्यादा बड़े एग्जाम तो ये है नहीं कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जो लघु कथाएं होती है, छोटी कथाएं होती है, उसको कहते समय पठन के दौरान यानी कि रीडिंग के दौरान कौन सी गतिविधि होगी, उस गतिविधि के बारे में यहां पर आपको बताना है, ठीक है। बताओ भाई, लघु कथा आप कहते समय पढ़ने के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? पहला, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, बट कहानी छोटी है तो अनुमान लगाने का फायदा है क्या, जल्दी निष्कर्ष आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, ये बढ़िया है। लघु कथा पढ़ाते समय कहते समय ये पढ़ने के दौरान बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो पढ़ेंगे भी और यहाँ साथ के साथ उसमें सुनेंगे, यानी कि श्रवण भी यहाँ पर करेंगे, लिसनिंग करेंगे, ये बढ़िया है। शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं, कथाकार के जीवन से कोई मतलब नहीं। अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये भी ठीक है। बट सबसे अप्रोप्रिएट अगर बताए, ये ज्यादा लग रहा है, सेकंड वाला सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। वरना थोड़ा सा पहला, इससे ज्यादा चौथा और फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दूसरा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए किस प्रकार का पूछा गया, उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के लिए स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हो। ये बढ़िया है कि प्रश्न नहीं पूछा, कोई आपको चैप्टर दे दिया, कंसेप्ट दे दिया और कहा भाई इसके ऊपर आपको प्रश्न बनाने हैं, यानी कि खुद की क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाने हैं, हो सके तो आंसर बनाइए। और ऐसे क्वेश्चन मैं भी आपके लिए बनाऊंगा, नए नए क्वेश्चन बनाऊंगा, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका भाषा का आपका सेक्शन हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस कार्य का क्या उद्देश्य है। पहला, आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलता पूर्वक प्रश्न बनाए, मैं तो चाहता हूं, ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं।
दूसरा कहता है कि प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना। नहीं भाई, टीचर बच्चों से किसी प्रकार की मदद नहीं ले सकता, मदद उनको दे सकता है। तीसरा यहां पर हो जाएगा अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन है। पता है तुम्हें, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्रश्न नए नए प्रश्न बनाना कितना कठिन है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ शाबाशी दो, कुछ तारीफ करो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। क्या इस वाले क्वेश्चन से आप लोग संतुष्ट हो? आप कहोगे हाँ सर, हम आपसे पढ़ते तो आपसे संतुष्ट है। नहीं आपको ध्यान रखना है, अनुभव मत करवाना कि भाई देखो मैं कितना मुश्किल काम कर रहा हूं। अरे भाई मेरे लिए क्या मुश्किल है, नए क्वेश्चन बना दूंगा, इतनी चीजें लेकर आ जाऊंगा। नहीं, आपके एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम ही है इतने सालों से पढ़ाने के दौरान। ठीक है, तो ये तो आपका होने सर। अगला है अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन, यानी कि उसको स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करना। सबसे बेस्ट आंसर है कि जो भी बच्चे का अपना विश्लेषणात्मक एनालिटिकल हो चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो, इसका आपको इसको चिंतन करवाना, ये नए प्रश्न बनाने का आपका मकसद है। आंसर नंबर 4 यहां पर आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा नजर डालते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट कहता है कि भाषा आकलन यानी कि लैंग्वेज का असेसमेंट, इसका उद्देश्य किसका मापन, किसका मेजरमेंट करना है। पहला कि प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा। हमें बच्चों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये कल की पेपर एनालिसिस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। दूसरा, विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है। तीसरा, शिक्षार्थियों की भाषा की उपलब्धि थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता कि बच्चा भाषा के अंदर कितना निपुण हो गया है, तो ये सबसे बढ़िया भाषा का आकलन करने का आपका तरीका हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4th आंसर यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा। 47% आप लोग यहां पर 4th के साथ जा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सर 31 अक्टूबर को मैंने परचेज किया था, फिर से बैच दे दीजिए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कोई आपको नहीं देता इस तरीके से। मैंने कहा था कि जैसे ही सीटेट का एग्जाम जो आपका खत्म होता है, जैसे पिछली बार 14-15 दिसंबर को खत्म हो गया, उसके बाद से जो बच्चा डेली बैच लेता है, उन डेली बैच लेने वाले बच्चों को, जिन्होंने सीटेट एग्जाम खत्म होने के बाद जो बैच लेते हैं, उनको वो दूसरा वाला कोर्स पूरा फ्री में मिलता है। ऐसा मैं कई सालों से करता आ रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले कोर्स लिया, आप कह रहे हो कि सर हमें दूसरे वाले भी फ्री में दे दो, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं करता कि आपके बच्चे ने एक बार बैच ले लिया सीटेट के एग्जाम के बाद उसको दोबारा बैच देना है। मैं इसलिए इसको यहां पर देता हूं कि एक बार बच्चे ने बैच लिया, वो बैच इसलिए लेता है ताकि अगले एग्जाम के लिए वो यहां पर तैयारी कर सके। तो मैं अगले एग्जाम वाला तो पूरा उनको फ्री में मिलता है जो अभी आपको मिलेगा, लेकिन साथ के साथ जो हमारा पुराना बैच रहता है उससे बच्चा अपनी तब तक पूरी तैयारी यहां पर कर लेता है। इसलिए 2-2 बैच में यहां पर आपको फ्री देता हूं। तो अभी जैसे सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी डेट दे रखी है, 8 फरवरी के बाद से जो बच्चा बैच लेगा, उसको आने वाला जो बैच रहेगा, चाहे वो 6 महीने में आए या 1 साल में आए, उन सभी बच्चों को बैच फ्री में मिलेगा। तो मैं इतना ज्यादा एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप सोचो 1-2 साल पहले वाले बच्चों को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही एप्लीकेशन पर हो पाना पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालिए। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम की बात हो रही है, जो सीखने सिखाने के दौरान यहां पर आपको वो संसाधन हेल्प करते हैं, जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो गया। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है, क्यों यूज करते हैं टीएलएम का? पहला, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्यों में एंगेज यानी कि संलग्न करना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफल यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स है उसके प्रति आसान्वित यहां पर होना, कि लर्निंग आउटकम्स यहां पर प्राप्त करवाने हैं। देखिए पहला भी ठीक है, बच्चों को एंगेज करा जाता है, उनकी यहां पर इंटरेस्ट को यहां पर जोड़ा जाता है टीएलएम के माध्यम से, बट लर्निंग आउटकम्स के प्रति आसान्वित होना, उसको प्राप्त करवाने में हेल्प करना, ये इससे भी ज्यादा अच्छा आंसर है। कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, ये आप करवा ही नहीं सकते। ठीक है। चौथा, शिक्षार्थियों को कक्षा में ध्यान आकर्षित करना है, ये भी आपका बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि टीएलएम के माध्यम से बच्चे का जो ध्यान है वो आकर्षित यहां पर होता है। अब इसे ना एग्जामिनर ने, भाई साहब ने सेकंड ऑप्शन को सबसे बेस्ट यहां पर माना है, लेकिन अगर आंसर की के अंदर 4th वाले को भी यहां पर मान लेता ना, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होता। बट सीबीएसई क्या काम करता है, कभी कभी दोनों को मान लेगा, कभी कभी सिर्फ एक को मानता है। तो यहां पर सीबीएसई बॉस होता है जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, दोबारा री एग्जामिन यहां पर करते हैं कि भाई कोई गलत तो नहीं हो गया हो, दोबारा जो आंसर की आती है, तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज मैं होता तो मैं दोनों को ठीक मान लेता। अगर मुझे सबसे बेस्ट यहां पर देखना है तो फिर मुझे दूसरा सबसे बेस्ट यहां पर देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। यह कहता है कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक यहां पर उठाती है, कोई भी मनपसंद यहां पर पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत यानी कि साइन के रूप में प्रयोग करती है, यह किसका उल्लेख है? क्या यहां पर यह उद्गामी पठन अवस्था है? बिल्कुल ठीक बात है, एमरजेंट लिटरेसी रीडिंग या एमरजेंट लिटरेसी की बात हो रही है कि बच्चा जब अपनी औपचारिक शिक्षा लेने स्कूल जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो अनौपचारिक शिक्षा लेता है, जैसे घर पर उसके पेरेंट्स उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी स्कूल में जाकर ही बच्चा पढ़ता है। स्कूल में जाने से पहले बच्चे उसको उसके पेरेंट्स उसको काउंटिंग सिखा देते हैं, एबीसीडी सिखा देते हैं, ये सब चीजें सिखा देते हैं उसको। तो ये एमरजेंट लिटरेसी है, यानी कि आपकी आरंभिक यह साक्षरता है, ठीक है। एमरजेंट लिटरेसी आरंभिक साक्षरता है कि स्कूल यानी कि औपचारिक शिक्षा लेने से पहले जो बच्चा अपने घर परिवार के अंदर अनौपचारिक शिक्षा लेता है वो एमरजेंट लिटरेसी यानी कि उद्गामी पठन अवस्था कह सकते हो या उद्गामी साक्षरता यहां पर कही जाती है। तो अगर विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठा रहा है और उसके साथ में चित्रों को संकेत के रूप में यहां पर यूज कर रहा है, तो शुरुआती तौर पर वो पठन या लर्निंग यहां पर कर रहा होता है जो अनौपचारिक तौर पर होती है। वरना स्कूल में जाके तो बताएंगे नहीं नहीं तुम्हें ये अपनी पसंद की पुस्तक नहीं लेनी, ये वाली पुस्तक के माध्यम से पढ़ना है, या ये आपके एग्जाम में ये वाली बुक्स आनी है, ये चैप्टर आना है, ये यहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखिए जैसा आप लोग यहां पर कुछ देख रहे होंगे, वाक्यगत जागरूकता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, वृत्तांतात्मक जागरूकता, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इनके मीनिंग में हर बार आपको बताता हूं, बट 2-4 मतलब पिछले जो आपके दोनों पेपर भी थे 14-15 दिसंबर के अंदर, उनके अंदर भी 2-4 शब्दों के अलावा कुछ नई चीज देखने को नहीं मिली। ये मैं हर बार आपको बता चुका हूं। तो देखिए इस बार क्या पता नई चीज आती है, अगर नहीं आती यही सब चीज रूखा सूखा आता है तो आपको दिक्कत लेने की किसी भी हालत में जरूरत नहीं है, चाहे नहीं भी आ जाए, ठीक है। तो भाई यहां पर मैंने आपके सामने सोल्व किए, ये 15 क्वेश्चन सोल्व करे, पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सोल्व करे और साथ में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश भी यहां पर आपको बताए। तो 30 और 30 60 नंबर की लैंग्वेज आती है। ये 60 नंबर पूरे सूखे नंबर आपके, बहुत प्यार से 55 नंबर आपके इसके अंदर आएंगे। ये जो 2 लैंग्वेज आप लोग अपने एग्जाम में सिलेक्ट करते हो, बताओ भाई 15 में से कितना स्कोर आया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कितना स्कोर आया। और जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा प्रॉपर आपकी क्लासेज यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तब तक ये पेपर एनालिसिस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, कल मेरे बाकी के टीचर्स भी कराएंगे, लाइक सोशल साइंस हो गया, साइंस वगैरह के लिए हो गया, मैथ्स के लिए हो गया, ताकि आपको पता लगे भाई कि एग्जाम का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कोई नई चीज तो नहीं आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर बताइए और आज की पेपर एनालिसिस वाली क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। मनीषा कुमारी के 10, गुप्तेश्वर नाथ के 12, अनिल यादव 13, जगरीति डीएमटी 5, जगरीति कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके जो 5 है ये आपके 15 में भी बनेंगे। शालिनी शुक्ला 12, प्रतीक मिश्रा ट्रूथ 13, मनीष कुमार 11, मार्को जैन कैसे कैसे नाम रखते हो गधो, ठीक है। अर्जुन आपके 11 है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा टीम को मैसेज कर दीजिए, राधे कृष्णा आपके बैच किसी का हट जाता है ना, आपकी गलती की वजह से होता है, वो लॉग आउट होता है, मेरी टीम के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, फिर भी मैं सबके करवा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल शिवम राज आपके 7 है, जीत राज व्लॉग 8 है, सबा परवीन 13 है, राहुल नोनिया आपके 11 है, काजल के आपके 14 है, ठीक है। बाकी बैच आपका अभी आई रखा है सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके रखना, क्योंकि बैच के अलावा बहुत सारी ऐसी फ्री चीजें भी होती है, टेस्ट भी होते हैं जो इस एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपके चलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने चीजें बता दी, पेपर का एनालिसिस करके बताया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का वेट करते हैं, ठीक है। 4-5 दिनों, अगर 4-5 दिन में आ जाता है तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और दमदार तरीके से अपनी तैयारी हम लोग यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोग अपने सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स वगैरह इनकी यहाँ पर आप लोग पेपर एनालिसिस की वीडियो देखना, क्योंकि वो भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए होता है, जिसमें एनसीईआरटी बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।